तो एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमने देखा था कि डायरेक्टर मिसो के पास कंट्रोल रूम से रिपोर्ट आया था, जहाँ पर डायरेक्टर मिसो को बताया गया था कि ताइवान के एक सर्च यूनिट ने एक ब्लैक पोर्टल को डिस्कवर किया। तो अब आगे डायरेक्टर मिसो सोचते हुए बोलती हैं, टॉड लॉर्ड के केस के बाद कैप्टन के भविष्यवाणी के बारे में अब कोई भी संदेह नहीं रहा है। मिडिल अर्थ से लौटे लोग और ब्लैक पोर्टल, तो क्या अब अगला जंग ब्लैक बीस्टों के साथ है। और फिर डायरेक्टर मिसो ऑर्डर देती है कि डिटेंशन टीम के चीफ चोई को स्टैंड बाय पर रखो। हमें चोई को दिखाया जाती है जो कि पूछती है क्या हमें उन सब पर अटैक कर देना चाहिए। डायरेक्टर मिसो बताती है नहीं, ये मिशन ब्लैक बीस्ट पर नजर रखना और उन्हें ऑब्जर्व करना है, चाहे हालात कैसा भी क्यों ना हो, उन पर हमला बिल्कुल भी मत करना। बैक्सा के खुफिया जानकारी के हिसाब से ब्लैक बीस्ट सिर्फ कैप्टन के डिवाइन पावर से ही इफेक्ट हो सकता है, उन पर और कुछ भी काम नहीं करता है। हमारे पास ब्लैक पोर्टल को एक्सपेंड और ब्लैक बीस्ट को रोकने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो उनसे लड़ने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। चोई बोलती हैं, लेकिन वे तो सचमुच मॉन्स्टर हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। हमें इस वक्त जिसकी जरूरत है सोहो, वो इस वक्त हमारे पास नहीं है। डायरेक्टर मिसो बोलती है, चिंता मत करो, वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। लेकिन सच में तुम हाल ही में काफी समझदार हो गए हो, अब तुम बिना किसी शिकायत के ही मुश्किल मिशन के लिए भी तैयार हो जाते हो। चोई बोलती है, मुझे नहीं पता, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं खतरे में पड़ जाती हूँ तो फिर शायद वो वापस आ जाएगा। सीन चेंज होता है, हमें सोहो और कुरो को दिखाया जाता है जो कि बुरी तरीके से थककर जमीन पर पड़ा हुआ होता है। तभी सोहो के सामने एक सिस्टम अपेयर होता है जिस पर लिखा हुआ था स्किल 12 अपोस्टल्स अनलॉक, जिसे देखते हुए सोहो बोलता है। उसके गालों पर हल्का सा मारते ही एक स्किल अनलॉक हो गया, शायद से उसका लेवल बहुत ही हाई होगा। बस एक बार मारने से ही मेरा डिफेंस इम्प्रूव हो जाता है। वुल्फ किंग भी सोहो के स्किल को देखते हुए बोलता है, 12 अपोस्टल्स स्किल, ये एक बहुत ही अच्छा स्किल है। तुमने मेरे गालों पर हिट किया जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। अब मैं तुम्हें थोड़ा इंफॉर्मेशन दूंगा। गॉड ऑफ क्रिएशन द्वारा बनाया गया यूनिवर्स इन और यांग के बैलेंस हार्मोनी द्वारा आता है, जैसे रोशनी और अंधेरा, जन्म और मृत्यु, आदमी और औरत। इसी तरह गॉड के डेथ को पोषण की तरह इस्तेमाल करते हुए डिवाइन रियलम को बनाए रखा जाता है। और कई गॉड के डेथ के बाद यहाँ पर डार्क एनर्जी राइज होता है। डिवाइन रियलम के हार्मोनी एनर्जी भी बढ़ता है, जिससे दोनों जगह के इन और यंग बैलेंस में रहता है। सोहो बोलता है, अच्छा मैं समझ गया। इससे ये पता चलता है कि ज्यादातर ब्लैक क्रिएचर जिंदा गॉड से इतना नाराज क्यों रहते हैं। तो फिर इस डायमेंशन का डिवाइन रियलम देवताओं से खाली है। क्या ये इस वजह से है क्योंकि किसी ने उन्हें पोषण की तरह इस्तेमाल किया। वुल्फ किंग बोलता है, बिंगो, इसे देखने का ये एक तरीका है। सोहो बोलता है, खैर ये एक ऐसा फैक्ट है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं उन गॉड के मौत से खुद को बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकता जिन्हें मैंने कभी देखा या सुना नहीं है। मैं जो जानना चाहता हूँ वो कुरो के मेमोरी है, वो जो अर्थ को इरूजन से बचा सकता है। वुल्फ किंग बोलता है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? तुम जो जवाब चाहते थे वो यही है जो मैंने तुम्हें अभी अभी बताया। क्या ये इंफॉर्मेशन अभी भी तुम्हारे लिए इनफ नहीं है? सोहो बोलता है, शायद मुझे तुम्हें मार देना चाहिए और तुम्हारे माना स्टोन को जल्द से जल्द एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। ये बोलकर सोहो वुल्फ किंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने ही लगता है कि तभी आसमान में दरारें पड़ने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हमें फिर से फेरी किंग जेनेस को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से पैरों से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए उसी अटैक को प्रिपेयर करने लगती है और गुस्से से बोलती है, ना सिर्फ डिवाइन रियलम के लिए बल्कि पूरे यूनिवर्स के व्यवस्था और शांति के लिए तुम्हें हमेशा के लिए गायब हो जाना चाहिए। तभी वुल्फ किंग ऊपर की ओर देखते हुए चिल्लाकर बोलता है, वो जेनेस है, वो फेरी किंग जेनेस जिसने सभी गॉड को मार डाला। फेरी किंग जेनेस उस अटैक को वुल्फ किंग के ऊपर कर देता है, जिसके वजह से वुल्फ किंग के बॉडी गायब होने लगता है। वुल्फ किंग सोहो को जेनेस के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो बता नहीं पाता है। सोहो तुरंत ही अपना शॉर्ट
निकलकर उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, इस वक्त तुम्हें मरने का बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। वुल्फ किंग बोलता है, मुझे कुरो के मेमोरी बताओ, अभी हार्मोनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मुझे मार डालो, नहीं तो। उसके ये बोलते ही सोहो वो अटैक उसके ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वुल्फ किंग का माना स्टोन नीचे गिर जाता है और वो नीचे गिरकर टूट जाता है। इधर हमें फेरी किंग जेनिस को दिखाया जाता है, जो कि इतना पावर इस्तेमाल करने की वजह से बहुत ही बुरी तरीके से थक चुकी हैं। वो बोलती हैं, इतने पावर के साथ तो माना स्टोन भी टूट गया होगा, मैं थक गई हूँ, थोड़े आराम से मुझे ठीक होने में मदद मिलेगी। अरे हाँ, एक और बात, मुझे ग्रेप स्टोन पर लिखे हुए हर एक नाम को बदलनी होगी ताकि वो बार्बेरियन किंग के टॉम को ढूंढ ना पाए। हमें सोहो को दिखाया जाता है, जो कि माना स्टोन टूटने की वजह से बहुत ही गुस्से में होता है और वो बोलता है, फेरी जेनिस वुल्फ किंग के हिसाब से एक ऐसा फेरी जिसने गॉड को भी मार डाला। जेनिस की टेरिफाइंग स्किल, एक छुपी हुई दुनिया में सिर्फ पोर्टल के मदद से ही उसे भेजा जा सकता है। लाखों सालों के एक्सपीरियंस वाले वुल्फ किंग को भी मार डाला और साथ ही माना स्टोन को भी तोड़ दिया, सभी गॉड्स में से सबसे ज्यादा हार्मोनी पावर के साथ, और यहाँ तक कि एक डिवाइन रियलम के एडमिनिस्ट्रेटर के रैंक के साथ भी वो कोई इजी ओपोनेंट नहीं लगता है। वुल्फ किंग के आखिरी शब्द वो जो कहने की कोशिश कर रहा था वो जेनिस ही था। कोई इंसान गॉड के मौत और अर्थ के इरोजन का इस्तेमाल डिवाइन रियलम पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और वुल्फ किंग ने कहा कि जेनिस इन सब के सेंटर में है। इसका जवाब जरूर से इस माना स्टोन के रिकॉर्ड में होगा। अगर ये ज्यादा डैमेज नहीं हुआ तो शायद मुझे कुरो के मेमोरी भी मिल सकता है। तभी वहाँ पर कुरो आकर लात मार के सोहो के हाथ से माना स्टोन को गिरा देता है और बोलता है, माना स्टोन से बहकावे में मत आओ। ये बोलकर वो सोहो को रोकने के लिए उसके सर को पकड़ लेता है और सोहो गुस्से से बोलता है, रुक जाओ बेवकूफ, अभी के अभी मुझे छोड़ दो। कुरो बोलता है, ज्यादातर टॉम स्टोन पर मौत से पहले वाले मेमोरी मौजूद होगा। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मरे हुए गॉड के मेमोरी को देखते रहे तो फिर क्या होगा? ये तुम्हें डिप्रेस कर देगा और तुम्हें तुम्हारे ही मौत के करीब ले जाएगा। जिंदा गॉड को यहाँ बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। ये बोलकर कुरो सोहो के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन सोहो उसे पकड़कर उसे धोबी पछड़ दे देता है और फिर गर्दन को कस के पकड़ते हुए बोलता है, अब तुम्हें मेरा पावर कैसा लगा किटी? कुरो बोलता है, आखिरकार तुमने कितने सारे माना स्टोन को एब्जॉर्ब किया? सोहो बोलता है, अपना बकवास बंद करो और ध्यान से मेरे आंखों में देखो, क्या मैं तुम्हें डिप्रेस दिखाई दे रहा हूँ या फिर जिंदा रहने के लिए बेताब? चलो जवाब दो। कुरो बोलता है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी ऐसे सड़े हुए इंसान के आंखों में देख रहा हूँ जो सब कुछ खत्म करने वाला है। सोहो बोलता है, ध्यान से सुनो, वो माना स्टोन जिसे तुमने अभी अभी फेंका वो हमारे जिंदा रहने का इकलौता उम्मीद था। कुरो बोलता है, एक ऐसी चीज जिसे किसी को मारकर हासिल किया जाता है, ये सोचना कि वो जिंदा रहने की उम्मीद है, ये इस बात का सबूत है कि तुम पहले से ही डार्कनेस और डिप्रेशन में डूबे हुए हो। सोहो उसे मुक्का मारते हुए बोलता है, तुम्हारे बातें मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो अब बस तुम चुपचाप यहाँ पर सो जाओ। ये बोलकर सोहो उसे एक ही मुक्के से बेहोश कर देता है और फिर अपने मुट्ठी को देखते हुए बोलता है, कुरो और मैं हम दोनों हमेशा ही बराबरी पर थे। क्या माना स्टोन को एब्जॉर्ब करने के वजह से हम दोनों के बीच ये डिफरेंस आया? एक ही मुक्का मारकर मैंने उसे बेहोश कर दिया, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। फिर वो अपने आंखों से स्कैन करते हुए बोलता है, आखिरकार वो माना स्टोन कहाँ गया? और तभी सोहो को वो माना स्टोन मिल जाता है जो कि काफी दूर जाकर गिरा था। सोहो उसे उठाकर देखते हुए बोलता है, मैक्स लेवल के स्किल के साथ भी अगर मैं इस जगह से बच नहीं सकता तो ये बेकार है। तभी सिस्टम सोहो को बताता है कि माना स्टोन के कुछ यादें और एक्सपी डैमेज के वजह से खो गया है, इसके बावजूद इसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है। इस नोटिफिकेशन को देखकर सोहो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और मन में सोचते हुए बोलता है, ये टूट गया, इसके बावजूद ऐसा नहीं लगता है कि मेमोरी पूरी तरीके से मीट गया है। वुल्फ किंग ने कहा था कि मैं उसके माना स्टोन को एब्जॉर्ब करने के लिए कमजोर हूँ, लेकिन अगर ये इतना डैमेज है तो क्या इसे एब्जॉर्ब करना सेफ होगा? वुल्फ किंग जिसने कहा था कि वो मुझे रास्ता
रास्ता दिखाएगा वो अब चला गया है, तो अब मेरे पास इसे एब्जॉर्ब करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये बोलकर सोहो उस माना स्टोन को एब्जॉर्ब करने लगता है और फिर इसी सीन को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि सोहो वुल्फ किंग के टूटे हुए माना स्टोन को एब्जॉर्ब करने लगा था, तो आप हमें उस मेमोरी को दिखाया जाता है जहां पर एक बहुत ही खूबसूरत से जगह होते हैं और वहां पर कोई बोलता है डायमेंशनल पोर्टल के मदद से ट्रेवल सक्सेसफुल रहा। डिवाइन रियलम से मैं अपना प्लेनेट मिडिल अर्थ पर वापस आ गया हूँ। ये वो सपना था जिसे मैं चाहता था, लेकिन 60,000 साल बाद का मिडिल अर्थ वो मिडिल अर्थ नहीं था जिसे मैं जानता था। ये सब बोलने वाला वुल्फ किंग होता है और इसे देखने के बाद सोहो बोलता है वुल्फ किंग भी मिडिल अर्थ से था क्या? हमारा पास्ट पूरी तरीके से अलग था। मेमोरी में फिर से वुल्फ किंग बोलता है इंसान जाइंट और ऑक्स का शिकार बन गए थे। जिन टाइगर क्लैन ने ऑक्स का सामना किया उनका खात्मा कर दिया गया और कैट फॉक्स का इलाका जाइंट के पैरों तले कुचला जा रहा था। मिडरियल एक ऐसा जगह हुआ करता था जहां सभी जातियां अपने अपने इलाकों में शांति से रहते थे। एक दिन पूरे मिडरियल को कंट्रोल करने की मंशा लेकर ऑक्स ने ड्रैगनों के साथ अलायंस बना लिया और ब्लैक ड्रैगन को पूजना शुरू कर दिया। ब्लैक ड्रैगन अब एक गॉड बन चुका था, उसके पास बहुत ही ज्यादा पावर था और ऑक्स ने शेष बचे हुए कुछ जातियों को गुलाम बना लिया जिनके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ऑक्स ने गुलामों को गरम लोहे से पीठ पर ड्रैगनों के पंखों का निशान बना दिया और यही निशान मिडिल अर्थ से दूसरे प्लेनेट पर हमला करने का पहला कदम था। हमें उस ऑक्स मैजिशियन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है इस निशान में डिवाइन पावर सील है। एक दिन तुम सब एक ब्रिज बिल्ड के फाउंडेशन बन जाओगे जो मिडरियल को धोखेबाजों से बचाएगा। और तभी वहां पर कोई आकर उस मैजिशियन को एक मुक्का मार देता है जिससे वो पीछे जाकर गिरता है। वो उठकर सामने की ओर देखते हुए बोलता है आखिरकार तुम कौन हो? एक इंसान। हमें दिखाया जाता है कि ये वुल्फ किंग होता है। वो उसे बोलता है क्या मैं तुम्हें कोई आम इंसान दिखाई दे रहा हूँ? वो मैजिशियन घबराते हुए बोलता है ये मत कहना कि तुम इंसानों का देवता हो। एक इंसान जो डिवाइन रियलम पर पहुँच गया है उसे मिडरियल के मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वरना मिडरियल के ऑक्स के देवता और ड्रैगनों के किंग ब्लैक ड्रैगन तुमसे इस चीज का बदला लेगा। वुल्फ किंग उसे पकड़कर जान से मारते हुए बोलता है ड्रैगन किंग ये पंखों वाले छिपकलिया मैं मिडरियल के ऑर्डर को बर्बाद करने के लिए तुम्हारे जैसे ऑक्स और उन ड्रैगनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद उनके बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाता है और सोहो ये सब कुछ देखते हुए बोलता है तो इसी तरीके से फास्ट डिवाइन ड्रैगन वार शुरू हुआ था जिसे मैंने पहले भी देखा था और यहाँ पर हारने के बाद मिडरियल अब ऑक्स प्लेनेट बन गया। वुल्फ किंग डिवाइन ड्रैगन के साथ खड़ा था, उसने गेट खोला और ब्लैक ड्रैगन से अपने चुराए हुए लैंड को दोबारा हासिल करने के लिए मिडरियल के ग्रेट कैटाक्लिज्म को लीड किया, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो गया जिसके बाद वो दूसरे डायमेंशन में खो गया। हमें एक और छोटा सा मेमोरी दिखाया जाता है जहाँ पर कि वुल्फ किंग एक ब्लैक फीमेल फिगर के पास था और वो वहाँ पर रोते हुए बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा, मैं जरूर से तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। सोहो इसे देखते हुए बोलता है आखिरकार वो किसके सामने रो रहा है? एक औरत के सामने। फिर हमें एक और छोटे से मेमोरी में वुल्फ किंग को उसी ग्रेप स्टोन वाले जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर इस वक्त सोहो है और वो उस जगह पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए तबाही मचा रहा था जिसे देखते हुए सोहो बोलता है तो वुल्फ किंग भी डिवाइन रियलम के रिवाइज साइट पर आया था। इस तरह से ऐसा करने से तो आसपास के सभी ब्लैक मैन जाग जाएगा। और फिर एक और छोटे से मेमोरी में ब्लैक कुरो को दिखाया जाता है जिसे देखते हुए सोहो बोलता है ब्लैक कुरो अगर मैं उस मूवमेंट को देख पाता जिस वक्त वो उस माना स्टोन को एब्जॉर्ब करता है तभी वो मेमोरी भी चेंज हो जाता है और दूसरी मेमोरी में वो
एक अलग जगह पर पहुंच जाता है, जिसे देखते हुए सोहो बोलता है, आखिरकार मैं अब कहाँ हूँ? क्या मैंने किसी पोर्टल को ओपन कर दिया और डिवाइन रियलम के रिवर्स साइड से एस्केप कर लिया? लेकिन आखिरकार ये कौन सा जगह है? ये तो धरती जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तभी हमें वहाँ पर उस ऑर्क मैजिशियन को दिखाया जाता है, जो कि कोई मैजिक परफॉर्म कर रहा था, जिसे देखते हुए सोहो बोलता है, लाशों का पहाड़, क्या वो वहाँ पर कोई ब्लैक पोर्टल बना रहा है? ये तो वही ऑर्क शमन है जिसे मैंने अभी अभी देखा। इसका मतलब ये मिट्रेल है। हमें वहाँ पर बहुत सारे ऑर्क्स को दिखाया जाता है, जिसे वो मैजिशियन बोलता है, बहादुर ऑर्क योद्धाओं जाग जाओ, जल्दी ही चुने गए योद्धा हमारे धर्म युद्ध के लिए दूसरे दुनिया का द्वार खोल देंगे। उनका खून हमें डिवाइन रियलम तक ले जाएगा और ब्लैक ड्रैगन हमारे साथ रहेगा। इसके बाद वहाँ पर एक ब्लैक पोर्टल ओपन हो जाता है और वहाँ पर हमें ब्लैक ड्रैगन के पंखों को भी दिखाया जाता है। तभी वो मेमोरी भी चेंज हो जाता है और दूसरे मेमोरी में हमें एक बहुत बड़े से पत्थर के गेट जैसा कुछ दिखाई देता है, जिस पर कुछ तस्वीरें खुदाई किया हुआ था। सोहो उसे देखते हुए बोलता है, ये तो एक ड्रैगन है। प्लेनेट अरुका पर हमला करने वाले ड्रैगन को क्वीन यानूर के लीड में कैटफॉल्क और एल्फ द्वारा रोका गया था। मैंने उस एल्फ क्वीन को पहले भी देखा था उस जायंट के मेमोरी में। और तभी वहाँ पर एक रेड पोर्टल अपीयर होता है, जिसके अंदर से और कोई नहीं बल्कि फेरी जेनेस बाहर आती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही थी। इसके बाद हमें एक सीन में वाल्ट्री, एक सीन में मरे हुए बहुत सारे पेड़ पौधे और एक सीन में एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। और इसी के साथ सोहो एक जोरदार चीख मारते हुए होश में आ जाता है। वो माना स्टोन टूटा हुआ होने के वजह से सोहो को ये सब कुछ मेमोरी इस तरीके से दिखाई पड़ा। हर बार के तरह फिर से सोहो को साइड इफेक्ट होता है और वो बोलता है, हर बार जब ये क्लियर होने ही वाला होता है तभी मेमोरी खत्म हो जाता है। मैं तो ये भी नहीं देख पाया कि वुल्फ किंग इस जगह से एस्केप करने में कैसे कामयाब हुआ। तभी उसके सामने एक सिस्टम पैनल खोलता है, जिस पर उसका लेवल अप भी हुआ था और एक स्किल भी अनलॉक हुआ था, जिसका नाम था डायमेंशनल ट्रैवल पोर्टल क्रिएशन। ये देखकर वो पहले बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और फिर खुश होकर हंसते हुए बोलता है, कम से कम मुझे सबसे जरूरी चीज तो मिल गई। इस स्किल के साथ मैं शायद से इस जगह से बाहर निकलने में कामयाब हो जाऊंगा। आखिर में प्रॉब्लम बस ये है कि मैं अब तक इनफ लेवल अप नहीं कर पाया। अब अगर मैं वुल्फ किंग के यादों में जो कुछ भी देखा उसे सुलझा लूं तो फिर शायद कुछ मदद मिल सकता है। मिड्रियल के ऑक्स टाइप ने ब्लैक ड्रैगन के साथ मिलकर अर्थ और डिवाइन रियलम पर हमला किया था, जिसका कारण था अपने मरते हुए मिड्रियल को बचाना। मिड्रियल के बाद वुल्फ किंग उस दिशा में चला जहां कुरो के मेमोरी ने इशारा किया था। दीवारों पर एंशिएंट टाइम के तस्वीरें मौजूद थे, वो सब कुछ जो प्लेनेट अरुका पर हुआ था। सेकेंड डिवाइन ड्रैगन वार का हिस्ट्री वहीं पर रिकॉर्ड किया गया। यहाँ के कब्रों पर लिखी हुई अक्षरों के तरह ही वहाँ के कैटफॉक अक्षरे थे। ये सभी रिकॉर्ड कैटफॉक वुमेन वॉरियर को सम्मानित करते हैं, जिन्होंने डिवाइन ड्रैगन वार के सेंटर में एल्फ वॉरियरों को लीड किया था, जो कि था क्वीन यानूर। अब मुझे समझ में आया कि वुल्फ किंग के आखिरी जवाब का मतलब क्या था। उसने मुझे यानूर टेम्पल जाने के लिए कहा था। अगर मैं वहाँ पर जाऊँ तो क्या मुझे वो जवाब मिल जाएंगे जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ। यानूर कोई ऐसी नाम नहीं है जिसे मैं पहली बार सुन रहा हूँ। वो एक एल्फ प्रिंसेस थी जो बाद में गैया बन गई। वो भी यानूर क्लैन से थी जो यानूर को सर्व करता था। क्या यानूर को मेरे बारे में पहले से पता था? उसने अपने प्रिंसेस को मेरे पास क्यों भेजा और फेरी किंग जानूस ने ये सब छुपाने की कोशिश क्यों की? फिर सोहो ऊपर के ओर देखकर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है जानूस, क्या मेरा अंदाजा सही है? तुम ये सब देख रहे हो है ना? तुम्हें वुल्फ किंग के साथ मुझे भी मार देना चाहिए था। क्या तुम उतने ताकतवर नहीं थे कि मुझे मार पाओ? और फिर इस्माइल करते हुए बोलता है, मेरे हाथ से मरने से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता जानूस। और फिर दोबारा से मन में बोलता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने वुल्फ किंग के यादों में एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा देखा। वो काले शरीर वाली औरत, कहीं वो ब्लॉन्डाई तो नहीं थी? फिर सोहो धरती पर डायरेक्टर मीसो से कॉन्ट्रैक्ट करता है और उससे
इस बार में पूछता है। सोहो डायरेक्टर मीसो से पूछता है क्या कोई भी काले शरीर वाला औरत नहीं है। डायरेक्टर मीसो बताती है नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। सिर्फ सोहो गिल्ड में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में भी ऐसा मामला अभी तक सामने नहीं आया है। यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि मोंग का जो सिस्टर है वो इस टाइमलाइन में अभी तक ब्लैक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। इसी वजह से डायरेक्टर मीसो ऐसा बता रही हैं। डायरेक्टर मीसो आगे सोहो को बताती हैं हम सभी कैंपों पर इस बार में इन्फॉर्म कर देंगे और अगर कुछ भी पता चलता है तो फिर तुरंत ही उन्हें रिपोर्ट करने के लिए कहेंगे। डायरेक्टर मीसो के इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहां से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में सोहो को जब वुल्फ किंग के मेमोरी में एक लड़की दिखाई पड़ा था जिसका बॉडी पूरी तरीके से काला पड़ चुका था, तो सोहो ने इस बार में डायरेक्टर मीसो से पूछा था, लेकिन डायरेक्टर मीसो को भी इस बार में कुछ भी पता नहीं था। तो अब आगे सोहो बोलता है मुझे तो ऐसा लग रहा था मानो कि वो बॉडी पूरी तरीके से करप्ट हो रहा है। क्या ऐसा इस वैसे हो सकता है क्योंकि ब्लैक पोर्टल अभी तक ठीक से एक्टिवेट नहीं हुआ है। डायरेक्टर मीसो बोलती हैं अभी जगांग प्रोविंस में जहां टॉड लॉट के लाश पड़ी हुई है वहां पर और ताइवान के ताइपाई पर एक ब्लैक पोर्टल दिखाई दिया है। हमने वहां पर और भी जानकारी इकट्ठा करने के लिए सार्स टीम और कंट्रोल टीम को भेज दिया है। हम बॉडी के करप्शन को रोकने के लिए जितना हो सके उतना तैयार रहेंगे। सोहो बोलता है ठीक है, अभी के लिए बस तुम लोग ऑब्जर्व करो, किसी भी कारण से ब्लैक पोर्टल या ब्लैक बीस्टो के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर मीसो बोलती हैं मैं इस बात की अच्छे से ध्यान रखूंगी। इसके अलावा कैप्टन अरुका से फॉलोअर्स को लाया गया है। हमें अरुका के उन सभी लोगों को दिखाया जाता है और वहाँ पर ककून का पापा उस पेड़ यानी कि गैया के सामने झुकते हुए बोलता है हम गार्डियन गॉड को सबसे बेस्ट ड्वार्फ कारीगरों के द्वारा बनाया गया डिवाइन आर्टिफैक्ट भेंट करते हैं। और ककून बोलता है 11 नाइट ने गार्डियन गॉड के साथ खड़े रहने की शपथ ली। इसके अलावा 9 हेवन प्लेनेट के मुरिम एलायंस से लगभग 1000 ट्रूप सोहोलैंड के मदद करने के लिए कल पहुंचेंगे। ओवरसीज के सोहोलैंड कैंप पर रिफ्यूजीज के नंबर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सोहो बोलता है वैसे भी वॉरशिप का लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ओवरसीज में ज्यादा से ज्यादा कैंप सेटअप करो और जितना हो सके उतना फॉलोअर को भर्ती करने की कोशिश करो। डायरेक्टर मीसो बोलती है प्रॉब्लम ये है कि मॉन्स्टरों के अटैक तेजी से बढ़ रहा है और सिर्फ मेंबर्स के सहारे उनसे निपटना बहुत मुश्किल है। अगर हम ऑपरेशन के लिए बीस्ट कैंप में मौजूद बीस्टों के आर्मी बनाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा। सोहो डायरेक्टर मीसो को बताता है असल में अब तुम्हारे पास बीस्ट फोर्स को इस्तेमाल करने का एक तरीका है। सबसे पहले हमें 12 एपोस्टल्स को चुनना होगा। इस बारे में पूछने पर सोहो बताता है अब मैं एपोस्टल्स को चुनने के लिए गाइडलाइन दूंगा। इसके लिए डायरेक्टर मीसो सोहो को थैंक यू बोलता है और फिर सीन चेंज होकर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि उनके पास उन 12 लोगों के लिस्ट आ चुका है और वहां पर बताया गया है कि इन 12 लोगों को कम से कम यू रैंक या फिर उससे हाई रैंक का होना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर होता है डायरेक्टर मीसो ए रैंक, दूसरे नंबर पर गुनुओ एफ रैंक, तीसरे नंबर पर शीही यू रैंक, चौथे नंबर पर डोंगसो यू रैंक, पांचवें नंबर पर जेशक यू रैंक, छठे नंबर पर मोंग मायोंगजिन यू रैंक, सातवें नंबर पर अकीको एस रैंक, आठवें नंबर पर सुनील जंग सी रैंक, नौवें नंबर पर दादी यू रैंक, 10वें नंबर पर कांगसुखो यू रैंक, 11वें नंबर पर मिनसू यू रैंक और 12वें नंबर पर योंगपिल यू रैंक। ये 12 लोग हर दिन 10 मिनट तक सुहो के सभी स्किलों को इस्तेमाल कर पाएगा। और इस चीज को देखने के बाद सुजिन बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलती है क्या इसका मतलब ये है कि ये 12 लोग हर दिन 10 मिनट तक पार्क सोहो बन सकता है? जरा 1 मिनट, लेकिन अगर इसके लिए यू रैंक या उससे हाई लेवल की होना जरूरी है तो फिर अगर
अगर किसी का इनफ हाई लेवल नहीं हुआ तो क्या इसका मतलब इसके लिए उसके बाद वाले इंसान को चुना जाएगा। डायरेक्टर मीसो अपना माथा पकड़कर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बताती है, नहीं, इसका मतलब ये है कि इन 12 लोगों को किसी भी हाल में यू रैंक तक लेवल अप करना होगा, वरना उन्हें एपोसल्स के तौर पर चुना ही नहीं जाएगा। जिसे सुनकर सुजिन बोलती है, वाह, लगता है कि अब आपको भी हेल्थ ट्रेडिंग शुरू करना होगा डायरेक्टर मिसो। डायरेक्टर मिसो लंबी सांस छोड़ते हुए बोलती है, मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं आखिरी बार डेंजन में कब गई थी। आखिरकार अचानक एक इस तरह का डिजास्टर आ गया। सीन चेंज होता है, हमें अकीको को दिखाया जाता है जो कि सुनील जंग के पास आकर बोलती है, डायरेक्टर हम 12 एपोसल्स को स्पेशल ट्रेडिंग के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। सुनील जंग बोलती है, ठीक है, तुम तब तक के लिए आगे बढ़ो, मैं जनरेटर के डिजाइन को पूरा करने के बाद वहां पहुंचता हूं। और फिर अपने मन में बोलता है, मैंने सिर्फ रिसर्च रिलेटेड स्किल को ही सीखा है, इसीलिए मैं शॉट चलाने में अच्छा नहीं हूं, तो आखिरकार मेरा फेथ इंडेक्स इतना हाई क्यों है। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें जिनहो और गुनवू को दिखाया जाता है, जहां पर कि गुनवू बहुत ही ज्यादा खुश होता है और जिनहो 2 मेंबर के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, गुनवू नहीं जा सकता। वो दोनों मेंबर बोलता है, ये कैप्टन का ऑर्डर है, उन्हें जाना ही होगा। जिनहो बोलता है, क्या बकवास है, वो तुम्हारा भतीजा है जो कि अभी भी बहुत छोटा है, इसके बजाय कि तुम उसे पढ़ाई के लिए प्रेरित करो, उसे लड़ाई झगड़े के लिए खींच रहे हो। तभी गुनवो वहां से भागते हुए बोलता है, चलो जल्दी चलो अंकल, मैं चोइया दीदी से आकर बाद में मिलूंगा, उसे कहना प्लीज कि वो किसी और से दोस्ती ना करे। यहाँ पर चोइया यानी सुनील जंग के बेटे के बारे में बात किया जा रहा है। सीन चेंज होकर हमें डायरेक्टर मीसो को दिखाया जाता है जो कि सुजिन को बोलती है, अगर कुछ भी होता है तो फिर मुझे तुरंत ही रिपोर्ट कर देना। सुजिन बोलती है, डायरेक्टर आपको यहाँ के चीजों के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप बस ट्रेडिंग पर अच्छे से फोकस कीजिए। और फिर आगे बोलती है, लेकिन ये सच में बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि टीम लीडर चुनहो और टीम लीडर चोई इस लिस्ट में शामिल नहीं है। इन दोनों को तो इस लिस्ट में सबसे पहले होना चाहिए था। और तभी डायरेक्टर मिसो बोलती है, अरे हाँ, क्या तुमने चोई से कॉन्ट्रैक्ट किया। सुजिन बोलती है, हाँ, सिग्नल अच्छा नहीं था, इसीलिए मैंने ताइपाई कमांड सेंटर से कॉन्ट्रैक्ट किया। उसका बॉयफ्रेंड डिवाइन रियलम पर बहुत चिंतित है, इसीलिए मैंने उसे कहा कि वो कोई भी खतरनाक काम ना करे। सीन चेंज होकर हमें ताइवान में चोई को दिखाया जाता है जो कि एक बंदे से पूछती है, आखिर ब्लैक पोर्टल कहाँ पर है। वो बंदा बताता है, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो फिर आप इसे देख पाएंगे। चोई बोलती है, कहाँ है वो बंदा बताता है, अगर आप अपने सनग्लास को उतार देते हैं तो फिर शायद से आप इसे अच्छे से देख पाएंगे। चोई अपना सनग्लास उतारते हुए पूछती है, आखिरकार वहाँ पर ब्लैक पोर्टल कैसे बना। वो बंदा बताता है, वहाँ नीचे एक सबवे है जो शायद से लाशों से भरा हुआ है। सीन चेंज होकर हमें रिवर्स साइड में सोहो को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, एक ड्रेओट स्किल है जो कि सिर्फ 12 एपोस्टल को पूरा होने के बाद ही अनलॉक होगा। मैं नहीं जानता हूँ कि ये कौन सा स्किल है, लेकिन ये एक गॉड के लिए बहुत काम का लगता है। और फिर आगे सोचते हुए बोलता है, लेकिन मेमोरी में मौजूद वुल्फ किंग डिवाइन रियलम के बजाय मिडिल अर्थ पर क्यों लौट गया था। क्या अर्थ पर मिडिल अर्थ के अटैक को रोकना जानूस को रोकने से ज्यादा जरूरी था। और फिर पीछे देखते हुए बोलता है, आखिरकार कुरो वो आदमी फिर से कहाँ चला गया। और तभी उसके दिमाग के अंदर से चेंगजी बोलती है, ओपा ये मैं हूँ चेंगजी। कुरो पोर्टल में गायब हो गया। अचानक से सोहो चेंगजी के आवाज सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है, जब मैं डिवाइन रियलम पर पहुंचा तब चेंगजी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अचानक से अब वो जाग गई। लेकिन हालांकि ऐसा लगता है कि वो अभी भी मेरे कॉन्शियसनेस से उभर नहीं पाई है। और फिर वो चेंगजी से पूछता है, कुरो बेहोश था, जब वो बेहोश था क्या तब कोई पोर्टल खुल गया। चेंगजी हाँ में जवाब देती है, जिसे सुनकर सोहो गुस्से से बोलता है, ये जरूर से जानूस का ही काम है। क्या वो कुरो को हॉस्टेज बना
बनाकर उसके जान की भीख मांगने की प्लानिंग कर रहा है। और फिर वो ऊपर के ओर देखते हुए बोलता है डिवाइन रियलम के पोर्टल खुल जाए। और फिर इसी सीन को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां से कि पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि जेनिस ने कुरो को हॉस्टेज बना लिया है और इसी वजह से सोहो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए डिवाइन रियलम के पोर्टल को ओपन करने की कोशिश करता है। और तभी आगे सोहो के सामने एक सिस्टम पैनल ओपन होता है जहाँ पर सोहो के पोर्टल कनेक्शन को डिनाई कर दिया गया था, जिसे देखते हुए सोहो बोलता है पोर्टल कनेक्शन डिनाई। आखिरकार वो कमीनी जेनिस उसने एंट्रेस को ब्लॉक कर दिया। और फिर देखे हुए मेमोरी वाले पोर्टल को याद करते हुए बोलता है तो क्या यही वजह है कि वुल्फ किंग के पास मिडिल अर्थ पर जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें चनूर के टेम्पल में ही मिलूंगा। और तभी वो अपने पीछे एक टॉम स्टोन को देखता है जहाँ पर कुरो का नाम लिखा हुआ था, जिसे देखते हुए सोहो बोलता है ये तो कुरो का ग्रेप स्टोन है जिसको मैं ढूंढ रहा था और अब ये मेरे आंखों के सामने आ गया है। फिर वो उसे छूते हुए बोलता है मैं कुरो के मेमोरी का सबसे जरूरी हिस्सा पहले से ही जानता हूँ। मैं यहाँ पहली बार इसे ही ढूंढने के लिए आया था, इसीलिए मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। फिर सोहो उस ग्रेप स्टोन के मेमोरी के अंदर चला जाता है और वो उस जगह को देखते हुए बोलता है आखिरकार ये कौन सा जगह है, मैंने तो इस तरह का प्लेनेट इससे पहले कहीं पर भी नहीं देखा। और फिर स्टार जैसे कुछ शैडो क्रिएचर को देखते हुए बोलता है आखिरकार वो क्या है, क्या वो कोई फेरी है। और तभी वहाँ पर जो ज्वालामुखी होता है वो अचानक से फूट जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे क्रिएचर वहाँ पर जलकर राख हो जाता है। सोहो सोचते हुए बोलता है आखिरकार ऐसे जगह पर कुरो का मेमोरी क्यों होगा। और तभी अचानक से सोहो के ऊपर एक क्रिएचर अटैक कर देता है और इसी के साथ सीन चेंज होकर हमें डिवाइन रियलम पर कुरो को दिखाया जाता है, जिसका कि होश आता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। वो बोलता है क्या मैं अभी कोई सपना देख रहा हूँ, मैं तो कुछ देर पहले गुचेंग के रिवर साइड में था, तो आखिरकार मैं अचानक से यहाँ कैसे आ गया। और तभी वहाँ पर फेरी किंग आते हुए बोलती है मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ बारबेरियन किंग। कुरो उसे देखकर बोलता है जानूस तुम आखिरकार उस इंसान के साथ क्या हुआ। जानूस बोलती है क्या तुम्हें याद नहीं है, उसने तुम्हें एक ही मुक्के से बेहोश कर दिया और फिर मिडिल अर्थ पर भाग गया। जिसे सुनकर कुरो चौंकते हुए बोलता है वो भाग गया, लेकिन उसने तो मुझे कहा था कि उसे नहीं पता है कि उस जगह से बाहर कैसे निकला जाए। जानूस बोलती है ओ डियर क्या तुम अभी भी इंसानों पर भरोसा करते हो। कुरो गुस्सा करते हुए बोलता है उस कमीना इंसान ने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की, आखिरकार वो मिडिल अर्थ पर क्यों किया, क्या वो ड्रैगन के साथ मिलकर काम करना चाहता है या फिर कुछ और। जानूस बोलती है ऐसा लगता है कि उसने धरती को जंग से बचाने का रास्ता ढूंढ लिया है, अगर वो कामयाब हो गया तो फिर लूना की रेस्टोरेशन फेल हो जाएगी। कुरो बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता।
जानूस बोलती है तुम्हें उसे रोकना होगा बार्बेरियन किंग। इंसान तुम्हें और लूना को फिर से बर्बादी की ओर लेकर जाएगी। जिसे सुनकर कुरो इस सीन को याद करता है और फिर गुस्से से बोलता है लेकिन आप में उसे हरा नहीं सकता। और तभी जानूस उसके सामने बहुत सारे माना स्टोन गिराने लगता है जिसे देखकर कुरो हैरान हो जाता है। जानूस उसे बोलती है ऐसा नहीं है कि जीतने का कोई भी रास्ता नहीं है। कुरो गुस्से से पूछता है जानूस क्या तुम अभी मेरी परीक्षा ले रहे हो। जानूस उसे बताती है इन माना स्टोनों में वो सब कुछ है जो देवताओं ने डिवाइन रियलम में चढ़ने के दौरान खो दिया था। मॉर्टल वर्ल्ड के सभी मेमोरी इसमें रिकॉर्ड हैं। और हाँ, ये सिर्फ दुख, दर्द, पीड़ा, प्रेम और भावुक भावना ही नहीं, यहाँ तक कि इन माना स्टोनों के ऑनर के लेवल अप करने के सभी एक्सपीरियंस भी यहाँ पर रिकॉर्ड हैं। कुरो पूछता है क्या तुमने ये नहीं कहा था कि पीड़ा से बचने और डिविनिटी को हासिल करने के लिए हमें मॉर्टल रियलम के सभी यादों को भूलना होगा। जानूस बोलती है लेकिन क्या तुम इंसानों को हराना नहीं चाहते हो। इंसानों का अनस्टेबल इवोल्यूशन फेल हो गया है। गॉड ऑफ क्रिएटर ने ऑलरेडी तुम्हारे होमलैंड लूना को रिस्टोर करने का डिसाइड कर लिया है। नए लूना के एकलौता सही रूलर, बीस्ट क्लैन के बेहतरीन इवोल्वर सिर्फ और सिर्फ एकलौता तुम ही हो बार्बेरियन किंग। अगर तुम इंसानों को हराना चाहते हो और लूना पर राज करना चाहते हो तो फिर तुम्हारे पास सिर्फ यही एकलौता रास्ता है। कुरो बोलता है इतिहास वैसे भी खुद को दोहराता है। क्या ये गॉड ऑफ क्रिएटर के द्वारा निर्धारित कुदरत के आदेश और कानून नहीं है। क्या तुम मुझे देवता के पद को त्यागने, मॉर्टल वर्ल्ड में लौटने तथा फिर से दयनीय पीड़ा को सहने के लिए कह रहे हो। जानूस बोलती है ऋतु परिवर्तन होती है, रात के अंत में भोर होती है और जब एक जीवन खत्म होता है तो दूसरा शुरू होता है। यही कुदरत का कानून है। इसी अपरिवर्तनीय व्यवस्था और संतुलन के भीतर सृष्टिकर्ता सभी प्राणियों को उचित अवसर देता है। जानते हो सृष्टिकर्ता की चीज से सबसे ज्यादा नफरत करता है वो है व्यवस्था का विनाश। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इन और यांग के बैलेंस को खोना। अगर तुम रिस्टोर लूना को किसी भी तरह फिर से खोना नहीं चाहते हो तो फिर तुम्हें ये पक्का करना होगा कि तुम्हारे होम टाउन लूना किसी भी तरह इन और यांग के बैलेंस को खो ना पाए। और यही चीज वो अर्थ के गॉड अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए करेगा। तो तुम्हें भी अब यही करना चाहिए। कुरो बोलता है तुमने सचमुच मुझे एक कठिन परीक्षा से गुजारा। जानूस बोलती है इस रास्ते को चुनने के लिए तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है। तुम चाहो तो कुदरत के कानून को अपना साथी बनाकर डिवाइन रियलम पर रहते हुए शांति से जीवन बिता सकते हो या फिर माना स्टोन को एब्जॉर्ब करके इंसान को हरा दो और रिस्टोर लूना पर एक दर्दनाक जिंदगी जियो। ये सब तुम पर डिपेंड करता है। तो फिर आप मुझे कहीं जाना है इसीलिए मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती हैं और फिर एक पोर्टल को ओपन करते हुए बोलती हैं एक मडफिश पूरे डायमेंशन को नॉइजी कर रहा है। फिर भी ऐसे समय में एक आम सा बेवकूफी काम का होता है। मुझे और भी गॉड को बेवकूफ बनाना होगा ताकि मैं उन्हें आसानी से संभाल सकूं। मेरे पास सैक्रिफाइस देने के लिए गॉड्स के कमी है। ऐसा लगता है कि अब लाल स्वर्ग के पत्तियों की कटाई का समय आ चुका है। ये बोलकर वो उस पोर्टल से कहीं पे चली जाती हैं और फिर सीन चेंज होकर हमें सोहो को दिखाया जाता है जो कि उस स्टार जैसे मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था। वो उसके साथ फाइट करते हुए बोलता है आखिरकार ये क्या चीज है। ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है। मुझे इसे हराने के लिए अब हार्मोनी पावर का ही इस्तेमाल करना होगा। फिर वो अपने हार्मोनी पावर को देखता है जो सिर्फ 24% ही बचा हुआ होता है और वो आगे बोलता है दिक्कत ये है कि जब से मैं इस चीज से टकराया मेरा हार्मोनी पावर बहुत ही तेजी से कम हो रहा है। मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकता। जानूस डिवाइन रियलम को रोक रहा है इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। अब मैं एक लौता पोर्टल जो खोल सकता हूँ वो मिडिल अर्थ का है। ये बोलते हुए सोहो उस क्रिएचर के साथ फाइट करते हुए ही मिडिल अर्थ के पोर्टल को खोल देता है और फिर उसके अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ पहुंचने के बाद सोहो बोलता है इसने काम किया। मैंने
उस जगह से एस्केप कर लिया। फिर वो सामने को ओर देखते हुए बोलता है तो क्या यही है मिडिल अर्थ, और फिर अपने सिस्टम पर देखता है जहाँ पर वो देखता है कि उस जगह पर बिल्कुल भी इन्वायरमेंटल एनर्जी नहीं होता है और उसके पास सिर्फ 7% ही एनर्जी मौजूद होता है, जिसे देखकर सो हैरानी के साथ बोलता है इन्वायरमेंटल एनर्जी 0। क्या मिडिल अर्थ पहले से ही एक डेड प्लेनेट था? मैं इस तरीके से तो हार्मोनी पावर को बिल्कुल भी रिचार्ज नहीं कर सकता, मैं तो फंस गया हूँ। और तभी हमें उस क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल सोहो के पीछे ही होता है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। इसी के साथ सीन चेंज होकर हमें धरती पर ली सोंगवू को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने किसी को देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि जानू सी होता है जो कि उस पोर्टल को ओपन करके धरती पर ली सोंगवू के पास आ गया था। वो बोलती है किसी ने एक बार कहा था जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तब दूसरा खुल जाता है। तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है कि तुम बहुत कुछ झेल चुके हो। ली सोंगवू बोलता है मुझे पार्क सोहो के सबऑर्डिनेट ने धोखा दिया और मैंने अपने रिग्रेशन स्टोन को खो दिया। क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं? इसके इस बात से ये पता चलता है कि जानूस पहले भी ली सोंगवू का मदद कर चुका है। जानूस अपने पास से वही रेड हेवनली फ्रूट को बाहर निकालकर ली सोंगवू के सामने रखते हुए बोलती है आप तुम्हें रिग्रेशन स्टोन की कोई भी जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम अब उसके बारे में भूल जाओ। क्या तुम्हें पता है कि ये क्या है? ली सोंगवू उस फ्रूट को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो हैरानी के साथ बोलता है ये तो वही फल है। कहा जाता है कि पार्क सोहो इसी फल को खाकर हजारों सालों से जिंदा है। रेड हेवनली ब्लेड। ली सोंगवू के इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। एनिमल किंग रिटर्न ऑफ द अर्थ के इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहां से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि जानूस ने ली सोंगवू के पास आकर उसे वही फल दिखाया था जिसे खाकर सोहो इमॉर्टल बन गया था। ली सोंगवू उस फल को देखकर काफी ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है ये तो वही फल है, रेड हेवन ब्लेड। जानूस बोलती है हाँ, रेड हेवन ब्लेड जिसे ढूंढने के लिए तुम वापस आए थे। अगर तुम इसे खाते हो तो फिर तुम गॉड बन सकते हो। क्या तुम उन दरिंदों से बदला लेना नहीं चाहते हो? ली सोंगवू बोलता है हाँ, मैं उन्हें जान से मारना चाहता हूँ, लेकिन वो सभी उस कमीने पार्क सोहो के प्रोटेक्शन में है। काश मेरे पास रेड हेवनली फ्रूट होता। तभी जानूस ली सोंगवू के चेहरे को पकड़ते हुए बोलती है लेकिन एक शर्त है, जब तक सही वक्त ना आ जाए तुम्हें शांत रहना होगा और ऐसा प्रिटेंड करना होगा जैसे कि तुम मर चुके हो। अगर तुम ये सोचकर कुछ गलत कदम उठाते हो कि तुम इस फल को खाकर थोड़ा ताकतवर हो चुके हो तो फिर तुम्हारा सर एक ही पल में कट जाएगा। और फिर एक डरावनी मुस्कान के साथ बोलती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी ताकि तुम्हें कोई भी पहचान ना सके। ये बोलकर जानूस ली सोंगवू के चेहरे पर कुछ करती है, शायद से उसके चेहरे को जला देती है क्योंकि इस प्रोसेस से ली सोंगवू को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जानूस बोलती है अगर वो आदमी सब कुछ बर्बाद कर देता है और मेरे मंसूबों पर पानी फेर देता है, इससे पहले बेहतर होगा कि हम कुछ इंश्योरेंस करवा ले ताकि चीजें पहले से ही बेहतर हो जाएं। तभी हमें वहाँ पर एक बिल्ली को दिखाया जाता है जो कि म्याऊ म्याऊ करके आता है और वो सारी चीजें देख लेता है। इसी के साथ यहाँ से सीन चेंज होकर हमें ताइवान में ब्लैक पोर्टल के पास का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर से कूरो बाहर आता है। और फिर दूसरे सीन में एक चील को दिखाया जाता है जो कि एक जोरदार चीख मारता है और तभी जोई भी एक जोरदार चीख मारते हुए नींद से जाग जाती है। वो बोलती है मुझे आजकल बहुत ही अजीब सपने आ रहे हैं, शायद मेरे नींद पूरी नहीं हो पा रही है। बाहर लाशों की बहुत ही गंदी बदबू फैली हुई है, उन्हें कम से कम गैस मास्क तो बांट नहीं चाहिए। फिर वो कंट्रोल रूम पर आकर
पूछती है क्या कुछ अनयूजुअल दिखाई पड़ा। कंट्रोल रूम वाला गार्ड जो कि खर्राटे मार रहा था वो नींद में ही बोलता है नहीं, और फिर अचानक से होश में आते हुए बोलता है माफ कीजिएगा, मैं 1 सेकेंड के लिए सो गया था। जोई फुटेज देखते हुए उससे पूछती है आखिरकार ब्लैक पोर्टल कहाँ पर है। वो बताता है बेशक ब्लैक पोर्टल वहीं पर है जहाँ पर वो हमेशा से था। फिर वो अचानक से कुछ देखकर बोलता है अरे नहीं ये कहाँ चला गया। जोई बोलती है कैमरा फीड को स्विच करो। फिर वो एक एक करके सभी कैमरे पर स्विच करने लगता है और कैमरा 4 पर उसे कूरो दिखाई देता है। वो बोलता है वहाँ पर तो कुछ है। जोई पूछती है आखिर कैमरा 4 का लोकेशन कहाँ पर है। गार्ड बताता है उसका लोकेशन तो वहाँ पर है जहाँ पर डायमेंशनल कंप्यूटर था। फिर वो घबराते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि वो कंप्यूटर पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि वो इसे आज ही वापस ले लेंगे क्योंकि ये अर्थक्वेक से डैमेज हो गया था। जो ये सुनते ही तुरंत वहाँ से भागते हुए बोलती हैं जल्द से जल्द सोहोलैंड कंट्रोल रूम से कॉन्ट्रैक्ट करो, उन्हें बताओ कि मैं कंप्यूटर को बचाने के लिए जा रही हूँ। ये बोलकर जोई अपने चमगादड़ वाले पंखों निकालकर वहाँ से उड़कर जाने लगती हैं और पीछे से वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है रुक जाइए टीम लीडर, हमें ब्लैक बीस्टों से भिड़ने या उनके सामने जाने से सख्त मना किया गया है। जोई बोलती है एक ऐसे जानवर के साथ जो उड़ भी नहीं सकता, मुझे उसके नजदीक जाने की क्या जरूरत है। ये बोलकर जोई वहाँ से चली जाती हैं और फिर सीन चेंज होकर हमें उस ट्रक को दिखाया जाता है जिसके अंदर डायमेंशनल कंप्यूटर को लेकर जाया जा रहा था और अचानक से हमें दिखाया जाता है कि उसके ऊपर गॉब्लिन्स के ग्रुप अटैक कर देता है, जिसे देखकर ट्रक ड्राइवर के पास वाला गार्ड बोलता है ये तो गॉब्लिन्स हैं, क्या हमें बैकअप के लिए तुरंत ही कॉल नहीं करना चाहिए। ट्रक ड्राइवर बोलता है आखिरकार इसकी क्या ही जरूरत है, ये तो सिर्फ कुछ गॉब्लिन हैं और ये ट्रक उन्हें संभाल सकता है। और तभी अचानक से कूरो वहाँ पर आकर उस ट्रक के ऊपर अटैक कर देता है जिसके वजह से वो ट्रक एकदम बर्बाद हो जाता है और वहाँ पर एक धमाका भी होता है और इस धमाके के वजह से कंटेनर का लॉक खुल जाता है और वो सूटकेस बाहर आकर गिरता है जिसके अंदर सीपीयू था। कूरो भागते हुए उसके पास आकर उसे उठाने ही वाला था कि तभी जोई उसके पास आकर उसके ऊपर ग्रेनेड से हमला कर देता है और फिर तुरंत ही उस सूटकेस को उठाकर उड़ते हुए वहां से भागने लगती है और रिपोर्ट करते हुए बोलती है मैंने डायमेंशनल कंप्यूटर मेन यूनिट को बचा लिया, तुरंत ही रॉन्डेवो पॉइंट पर ट्रांसपोर्टेशन चॉपर को भेजो। डायमेंशनल कंप्यूटर को अपने आंखों के सामने से दूर होते हुए देखकर वो कूरो जो कि फिलहाल एक ब्लैक फिस्ट होता है वो गुस्से से एक बहुत ही जोरदार रोर करता है। सीन चेंज होकर हमें सोहोलैंड कंट्रोल रूम पर सुजिन को दिखाया जाती है जिसे खबर मिलती है कि जोई का पीछा एक ब्लैक फिस्ट कर रही है और ये रिपोर्ट मिलते ही वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद फिर से सीन चेंज होकर हमें मिडिल अर्थ पर ऑक्स कैसल के बाहर वाले मैदान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि करोड़ों के तादाद में ऑक्स मॉन्स्टर मौजूद था और वो लोग किसी को अपने तरफ आते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था और तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारे टॉर्नेडो आने लगता है जिसकी वजह से सभी ऑक्स उसके चपेटे में आ जाता है। हमें गार्ड वॉल के ऊपर बहुत सारे ऑक्स मैजिशियन को दिखाया जाता है जो कि समनिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हुए किसी को बोलता है उस चीज को रोकने के लिए जायंट को समन करो, उसे किसी भी तरह फोर्ट्रेस के अंदर मत आने दो। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे जायंट समन होने लगता है और एक ऑक्स मैजिशियन बोलता है मिडिल अर्थ के जायंट ऑक्स टेम्पल को प्रोटेक्ट करो। हमें दिखाया जाता है कि इस तबाही को मचाने वाला और कोई नहीं बल्कि सोहो ही होता है। वो उन फेरी को बोलता है जल्द से जल्द इन सभी जायंटों को कुचल दो। ये सुनते ही फिर से उन फेरी अपने टॉर्नेडो का इस्तेमाल करते हुए उन जायंट को खत्म कर देता है और साथ ही उस गार्ड वॉल को भी तोड़ देती है। हमें एक ऑक्स को दिखाया जाता है जो कि मलबे के नीचे आ चुका था और वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी सोहो उसके पास आकर उसके चोटी पकड़कर उठा लेता है और उससे पूछता है बता तेरा हाई शमन कहाँ है, अगर तूने मुझे बता दिया तो फिर मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। वो अब गुस्से से बोलता है इंसान आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई। सोहो बोलता है गलत जवाब, इसीलिए अब तुझे मिलता है मौत। ये बोलकर सोहो उसके गर्दन को ही उड़ा देता है। सीन चेंज होकर हमें हाई शमन को दिखाया जाता है जो कि एक
मैजिक सर्कल के बीच में बैठा हुआ था और उसके चारों ओर बहुत सारे लाशें ही लाशें होता है। वो बोलता है ये काफी नहीं है, ये बिल्कुल भी काफी नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत सारे लाशें चाहिए। दरअसल ये यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन को समन करने की कोशिश कर रहा है और ऐसा इसने हजारों साल पहले भी एक बार कर चुका था। फर्स्ट ब्लैक ड्रैगन वार के दौरान वो हाइशमन आगे बोलता है, इन कुछ लाशों के साथ मैं एक ब्रिज पोर्टल भी नहीं बना सकता, ब्लैक रोड तो दूर की बात है। और तभी वहाँ पर एक ऑक्स मैजिशियन आकर बोलता है, यहाँ पर मैजिशियन और शमन एक ही है तो कंफ्यूज मत होना। वो आगे बोलता है, हाय शमन, इंसानी देवता बाहरी दीवार को तोड़कर अंदर आ चुका है और वो आपको ढूंढ रहा है, आपको तुरंत ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसने लगभग सभी ऑक्स वॉरियरों को मार डाला है। ये सुनकर वो मन ही मन सोहो को बहुत ही ज्यादा कोसने लगता है और फिर अचानक से उसके दिमाग के बत्ती जलता है और वो उस मैजिशियन से पूछता है, आखिरकार कितने ऑक्स वॉरियर मारे गए हैं। वो मैजिशियन बताता है, लगभग 28 मिलियन ऑक्स वॉरियर स्टैंड बाय पर थे और उसने सभी को मार डाला है। ये सुनकर हाइशमन बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है, 28 मिलियन, क्या यही हमारा किस्मत था। हमें सोहो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा तबाही मचाते हुए अंदर की ओर आगे बढ़ ही रहा था और वो बाकी के ऑक्स को भी मारते हुए बोलता है, मैं तो यहाँ पर बस एक हाइशमन को मारने के लिए आया था, लेकिन तुम लोग तो बस आते ही जा रहे हो। और फिर उस डिवाइन रिलीक को समन करते हुए बोलता है, अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगे तो फिर मुझे तुम्हें इस तरीके से ही ढूंढना होगा। ये बोलकर सोहो उस डिवाइन रिलीक के पावर का इस्तेमाल करता है जिसके वजह से धरती समेत आसपास के सभी चीजें टूटने लग जाता है। हमें हाइशमन को दिखाया जाता है जो कि मंत्र उच्चारण करते हुए अपने मैजिक को परफॉर्म करने लगता है और बोलता है, बस थोड़ा सा और, बस और थोड़ा सा ही, अगर इस दुनिया में मौत का तांडव बन जाए। तभी वो देखता है कि उसके कमरे का रूप भी टूटने लगता है और फिर सत को तोड़ते हुए सोहो अंदर आ जाता है। वो हाइशमन को देखते हुए बोलता है, तो तू यहाँ पर है, और फिर सीधा ही उसके पास जाकर उसके चेहरे पर एक मुक्का मार देता है और उसको बोलता है, तू ही हाइशमन है ना? अगर मैं तुझे मार देता हूँ तो फिर मिडिल अर्थ से अर्थ का गेट बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, है ना? तभी वो हाइशमन मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने टकले पर बने हुए सील से सोहो के ऊपर अटैक कर देता है और गुस्से से बोलता है, तेरे वजह से हम होली वॉर के लिए अर्थ का गेट नहीं खोल सकते हैं। लेकिन उस इंसान के प्रति आक्रोश और क्रोध के साथ जिसने मिडिल अर्थ के सपने को कुचल दिया, जो मरने वालों द्वारा ले जाया गया, उन लाखों लोगों के दर्दनाक मौतों ने क्या जागृत किया होगा, वो कर्मा वो तुम्हारे अंत तक पीछा करेगा। हाइशमन के इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि सोहो मिडिल अर्थ में जाकर लाखों के तादाद में ऑक्स को मार दिया था और वो वहां पर हाइशमन को ढूंढ रहा था। एंड में सोहो को वो मिल भी गया था और वो हाइशमन सोहो के ऊपर एक स्पेल कास्ट कर दिया था। तो अब आगे सोहो उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, बहुत हो गया तुम्हारा बकवास, अब मरने से पहले मेरे सवालों का जवाब तो अगर अर्थ का इल्यूजन हो जाए और डिवाइन रियलम पर हमला हो जाए तो क्या मिडिल अर्थ रिवाइव हो जाएगा? हाइशमन बोलता है, हमने इंसानों को सैक्रिफाइस करने और उसे बुलाने की प्लानिंग की ताकि डिवाइन रियलम को खत्म किया जा सके। सोहो चौंकते हुए पूछता है, डिवाइन रियलम को खत्म करना आखिरकार ये कैसे काम करता है? हाइशमन बोलता है, ब्लैक रोड को ओपन करके। और तभी सोहो के पीछे से एक जोरदार रोड करते हुए ब्लैक ड्रैगन आ जाता है जो कि आते ही सोहो के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है जिसे सोहो बाल बाल बचता है। वो हाइशमन बोलता है, मिडिल अर्थ का एक तोहफा, डिवाइन रियलम में मिडिल अर्थ को जो कुछ भी छोड़ दिया है वो सभी जंग लगकर खत्म हो जाने के लायक है। दुनिया ब्लैक ड्रैगन के पैरों के आगे घुटने टेक देगी। सोहो तुरंत ही अपने शॉट को बाहर निकाल लेता है और
और दूसरे हाथ से सैलेमंडर के पावर का इस्तेमाल करते हुए उस हाइसमन को आग में चलाते हुए बोलता है, इस तोहफे के लिए तुम्हारा शुक्रिया, अब तुम हेल में जा सकते हो। और फिर ब्लैक ड्रैगन को बोलता है, मैंने तुझे बहुत मिस किया कमीने। ये बोलकर सोहो उस शॉट से ब्लैक ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ब्लैक ड्रैगन सोहो के शॉट को पकड़ लेता है और फिर उससे शॉट को छीनकर उसके 2 टुकड़े करते हुए बोलता है, डेथ और कर्स का साइकिल, ये दुनिया आप इसे भुला देगा। ये बोलकर ब्लैक ड्रैगन उस टूटे हुए शॉट को सोहो के तरफ फेंक देता है, जिसे कि सोहो टॉस करता है, लेकिन तभी ब्लैक ड्रैगन घूमते हुए सोहो को एक बहुत ही पावरफुल किक मारता है, जिससे सोहो बहुत ही तेजी से नीचे गिरते हुए जमीन को भी तोड़ देता है और वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। वो मन में सोचते हुए बोलता है, क्या यही इसका असली रूप है? आखिरकार मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ। सीन चेंज होकर हमें धरती पर बैक्सा को दिखाया जाता है, जो कि समुद्र में कहीं पर तैरता हुआ तेजी से जा रहा था और वो बोलता है, मेरे रिग्रेशन के पहले वाले दुनिया में समुद्र से एक ड्रैगन यहाँ पर आया था, क्योंकि इस बार वो दिखाई नहीं दिया, तो फिर इसका मतलब वो इंसान जरूर से डिवाइन रियलम पर कुछ कर रहा होगा। यहाँ पर वो इंसान मतलब सोहो के बारे में बात किया जा रहा है। बैक्सा आगे बोलता है, फिर भी अगर कोई ड्रैगन दिखाई नहीं देता तो ये एक डिजास्टर होगा। अगर मैं ऊपर चढ़ता हूँ यानी कि हेवन में पहुँचता हूँ तो बेहतर होगा कि वो एक अच्छे दिखने वाले ड्रैगन के साथ हो। शायद मुझे उससे कहना चाहिए कि जब वो डिवाइन रियलम से वापस लौटे तो वो मेरे लिए अपने साथ एक ड्रैगन को ले आए। और तभी उसे सामने एक आइलैंड जैसा दिखाई देता है, जिसे देखते हुए वो बोलता है, आखिरकार यहाँ पर एक आइलैंड कब से है। फिर वो जब पानी के नीचे जाकर ध्यान से देखता है तब उसे पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि खुद टर्टल लॉट है। वो बोलता है, ये तो टर्टल लॉट है, आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मैंने तो सुना कि ये समुंदर को पार करके अफ्रीका पहुँच गया, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है? फिर जब वो पानी के नीचे देखता है तब वो चौंकते हुए बोलता है, ओ तेरी, ये तो ब्लैक पोर्टल है। इरूजन पहले के हिसाब से पानी के नीचे से बहुत ही तेजी से फैल रहा है, इसका मतलब वो इंसान फिर से नाकामयाब हो गया। सीन चेंज होकर हमें एक डंजन के एंट्रेंस पर दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सोहो का वो 12 एपोस्टल्स होता है जो ट्रेडिंग करके डंजन से बाहर आ रहा था। बाहर आने के बाद जिन्वो अपने बेटे को पकड़कर रोते हुए बोलता है, गुनवो क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? गुनवो बोलता है, पापा आप ये क्या कर रहे हैं? मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, आप मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए। और डायरेक्टर मिसो बोलती है, कोई मुझे पानी ला कर दो प्लीज। इसके बाद उनके रैंक को चेक किया जाता है और एक बंदा बताता है, डायरेक्टर मिसो एसएस रैंक, गुनवो सी रैंक, अकीको एसएस रैंक। दूसरा पीछे वाला बंदा बोलता है, चीफ मिस अकीको की प्रमोशन पूरी हो गई है। और गुनवो रोते हुए बोलता है, मैं अभी भी सी रैंक पर ही हूँ। जिनवो उसे समझाते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, अगर तुम हार मान लेते हो तो फिर हमें कोई भी दोष नहीं देगा। क्या हमें सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए या कुछ और? ये सुनकर गुनवो और भी जोर जोर से रोते हुए बोलता है, पापा आप ये क्या कह रहे हैं? धरती अभी खतरे में है, हमें ताकतवर बनना होगा। इधर अकीको सुनील से सोहो के बारे में पूछते हुए बोलती हैं, क्या कैप्टन अभी ठीक है? सुनील बोलता है, हाँ, अगर कैप्टन यहाँ होता तो लेवल अप करना और भी आसान होता। इधर डायरेक्टर मिसो रैंक चेक करने वाले बंदे से पूछता है, जब हम डंजन के अंदर थे क्या उस दौरान कुछ अनयूजुअल हुआ था? वो बंदा बताता है, हालत बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अफ्रीका और साउथ अमेरिका में ब्लैक पोर्टल तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट करना नामुमकिन है, लेकिन अगर ब्लैक फिश दिखाई दिए तो फिर हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे। डायरेक्टर मिसो मन में सोचते हुए बोलती हैं, अभी ब्लैक पोर्टल को फैलने से रोकने का एकलौता तरीका कैप्टन की डिवाइन पावर है। हमें जल्द से जल्द 12 एपोस्टल को अपॉइंट करना होगा। और तभी वहाँ पर सुजिन आकर बहुत ही ज्यादा घबराते हुए डायरेक्टर मिसो को बोलती हैं, डायरेक्टर टीम लीडर चोई का पीछा एक ब्लैक बीस्ट कर रहा है। डायरेक्टर मिसो बोलती है,
आखिरकार ये कैसे हुआ। सुजिन बताती हैं वो कह रहे हैं कि ये डायमेंशनल कंप्यूटर के प्रोटेक्शन के लिए हैं। कंट्रोल रूम डिटेल्स पर अभी भी काम कर रहे हैं और तभी हमें वहाँ पर चैंग जी को आता हुआ दिखाया जाता है, जिसके बाद सीन चेंज होकर हमें ताइपाई में ब्लैक बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि अभी भी चोई का पीछा कर रहा था और चोई जो कि उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी वो चीरते हुए बोलती हैं ये तो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है और फिर किसी को बोलती हैं मैं चोई सोयोंग हूँ, मैं रॉन्डेवू पॉइंट पर पहुँच चुकी हूँ। दूसरी तरफ से कोई बोलता है हम भी पहुँच गए, तुम बस केयरफुल रहो। फिर हमें एक चॉपर को दिखाया जाता है जिसके अंदर मोंग था। सुजिन तुरंत ही उसके अंदर जाकर बोलती हैं मोंग क्या तुम ठीक हो? मोंग बोलता है जी हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये जगह जितना ज्यादा बुरा दिखता है रहने के लिए उतना भी बुरा नहीं है। चोई बोलती है सुनकर अच्छा लगा। मोंग पूछता है आखिरकार वो ब्लैक बीस्ट कहाँ है, मुझे तो वो दिखाई नहीं दे रहा है। चोई बताती है ऐसा लगता है कि उसने मेरा पीछा करना छोड़ दिया, कंट्रोल रूम कैमरे से उस पर नजर रख रहा है, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर मोंग को सूटकेस देकर बोलती हैं तो अब मैं फील्ड पर वापस जा रही हूँ, इसका ध्यान रखना। मोंग बोलता है ठीक है, शुक्रिया तुम्हारे कड़ी मेहनत के लिए। और तभी कंट्रोल रूम से चोई को बताया जाता है टीम लीडर ये बहुत ही खतरनाक है, तुरंत ही वहाँ से निकल जाइए। चोई हालत के बारे में कुछ पूछ पाता है कि तभी हमें ब्लैक बीस्ट को चॉपर के ऊपर दिखाया जाता है जो कि कूदते हुए चॉपर के ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन फिर इसी जगह से सीन चेंज होकर हमें सोहो और ब्लैक ड्रैगन के फाइट को दिखाया जाता है और वो ब्लैक बीस्ट अपने मुंह से किसी तरह के ब्लैक लिक्विड उगलते हुए सोहो के ऊपर अटैक कर रहा था, जिसे देखते हुए सोहो बोलता है ये तो मुझ पर किसी तरह के ब्लैक लिक्विड से हमला कर रहा है, ये ब्लैक लिक्विड थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। सोहो उन ब्लैक लिक्विड से बचने लगता है और तभी वो बोलता है मैं समझ गया ये इल्यूजन है। फिर वो अपने वेरिएंट वुल्फ किंग के बातों को याद करते हुए बोलता है उसने कहा था इन और यांग का बैलेंस, जो कि मेरे सवाल का जवाब है। फिर वो तुरंत ही अपने आप को बीच में ट्रांसफॉर्म करता है और वो ऑर्ब डिवाइन रिलिक को बाहर निकालते हुए बोलता है मुझे याद है कि इसके अंदर भी इल्यूजन वाला स्किल था, आप मुझे कुछ कुछ समझ में आया कि उस ऑर्ब का डिवाइन रियलम के इल्यूजन से क्या मतलब था, लेकिन इस बॉडी पर इल्यूजन काम नहीं करता है, तो आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए? अगर इन और यांग का हार्मोनी पावर मेरे सवाल का जवाब है तो क्या मैं उसे बैलेंस करने के लिए मेरे डिवाइन हार्मोनी पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ? और तभी वहाँ पर एक बोतल से चैंग जी आकर बताती है ओप्पा उन्नीचोई बहुत ही ज्यादा खतरे में है, हमें तुरंत ही ताइपाई जाना होगा, हम एक पल के लिए भी देरी नहीं कर सकते। और तभी ब्लैक ड्रैगन उस ब्लैक लिक्विड से सोहो के तरफ अटैक कर देता है, जिसे सुनते ही सोहो तुरंत ही अपने रियल अपीयरेंस में ट्रांसफॉर्म होते हुए बोलता है ब्लैक ड्रैगन कुछ जरूरी काम आ गया है, मैं बाद में वापस आऊंगा और तुम्हें प्यूरिफाई करूंगा। ये बोलने के बाद सोहो वहां से तुरंत ही चला जाता है, जिसे देखकर ब्लैक ड्रैगन बहुत ही ज्यादा गुस्से से एक जोरदार रोर करता है। और फिर इसी सीन को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।